हेलो गाइस, वेलकम टू द लेजेंड लर्निंग। मैं लक्ष्य गौतम आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आ गया हूं पीवाईक्यू सेट फॉर सीयूईटी एंड नीट 2026। आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करना है, उसका आंसर खुद से लिखना है अपनी नोटबुक में, अगर आप नोट कर लें। और वीडियो के लास्ट में जब कमेंट आप करेंगे तो कमेंट में आप अपना स्कोर मेरे को कमेंट करके बताएंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले के क्वेश्चंस अपन ने पहले वाली वीडियो में किए हुए हैं, तो लेट्स स्टार्ट। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, देखो एनालॉगस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं वो तो सेम होते हैं, फंक्शन सेम होते हैं, ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि अपन बात करें तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, ये कैसे हैं? फंक्शन तो दोनों का सेम है, उड़ने में काम आ रहा है, बट क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, दो अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, मतलब लोग नहीं आ रहे, एनिमल्स आ रहे हैं, और वो एक ही फंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। Analogous structures are those that perform similar function but a different evolutionary origin, arise when different species adapt similar environment or niche. Okay, next question. Question number 52. Which of the following does not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? अपन को पता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन में जनरेशन आफ्टर जनरेशन एलिलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, पर उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से एक नेचुरल सिलेक्शन है जी, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है, और जीन माइग्रेशन भी। पर कौन नहीं है? जीन पूल, है ना। तो जीन पूल क्या होता है, किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है, उसको अपन जीन पूल कहते हैं। तो ये अफेक्ट नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पूल। ये इसका आंसर आ जी। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन are all factors that can change the allelic frequency, thereby distributing the equilibrium। ठीक है, और जो जीन पूल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ टोटल जीन्स इन अ पॉपुलेशन, और वो अफेक्ट नहीं करता। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग primates was not like ape, oh sorry, was like ape? Okay, okay, question number 53। Okay, question number 53। Which of the following primates was more like ape? ape की तरह कौन थे जी? होमो इरेक्टस, ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस। देखो, ये जो रामापिथेकस थे ये तो मैन लाइक थे, मैन लाइक, मैन। ठीक है, और ये जो ड्रायोपिथेकस थे ये कैसे थे? एप लाइक, एप। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ड्रायोपिथेकस। ठीक है, ड्रायोपिथेकस कंसिडर्ड एज मोर एप लाइक एंड रामापिथेकस इज कंसिडर्ड मोर मैन लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। न्यूक्लियोसोम एसोसिएट इज एसोसिएटेड विद डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन के कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं? देखो, हिस्टोन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए की पैकेजिंग के लिए, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑप्टामर के आसपास लिपटता है ताकि उसकी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग हो सके। तो इसमें कौन कौन से हिस्टोन पार्ट लेते हैं जी? लेता है H2A, ठीक है, एक लेता है H2B, H3 और H4। ठीक है, तो कितने हो गए? ये हो गए चार। ठीक है, ये चार हो गए, पर ये दो दो होते हैं हर ऑक्टावर में, तो इंटू टू करेंगे, इंटू टू। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? आठ हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? आठ। ठीक है, तो हिस्टो, ये देखो आठ। द न्यूक्लियोसोम कोर कंसिस्ट ऑफ डीएनए wrapped अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर which is composed of 8 histone proteins, टू ईच। ठीक है, हर दो दो से इंटू करा ना मैंने, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55। सेलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच आर करेक्ट। इस पे ध्यान देना है, करेक्ट वाले लेना है अपन को। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर, बिल्कुल सही है ये। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ जीन्स आर एस्टिमेटेड 30,000 है, बिल्कुल इतने एस्टिमेट किए गए थे। द फंक्शन ऑफ अननोन, सॉरी, द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कॉर्ड जीन। तो जितने अपन ने जीन डिस्कवर करे तो उसमें से 50% का अपन को फंक्शन ही पता नहीं चला। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, 2% से कम प्रोटीन को कोड करता है। तो सारे अपने सही है, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ABCDE, ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। इसमें अपन में तो फॉलोइंग है। एंड ईटर क्या होता है? एंड ईटर होता है नम्बेट। ठीक है, इधर प्लेसेंटल मैमल से रखें आपको, इधर कौन से दे रखे हैं? मार्supial से रखें।
बॉब कैट, देखो यहाँ पे भी कैट है और यहाँ पे भी टस्मानियन टाइगर कैट है, तो ये कैट को अपन यहाँ पे मैच कर देते हैं। चलो, लेमुर, लेमुर क्या हो गया जी? ये हो गया स्पोर्टेड कस्कस। और फ्लाइंग स्क्वेरल को फ्लाइंग फेरेंजल, इधर मार्supial में है इसके साथ साथ। आंसर क्या हो गया जी? 2 4। देखो, ए का हो गया सेकंड, ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड है, बी का हो गया अपना फोर्थ, बी का फोर्थ, ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट। ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफॉइड इन्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है, इंटेस्टाइनल इफेक्ट होती है और परफोरेशन हो जाता है और उसके बाद हो सकता है कि डेथ भी हो जाए अगर सीवियर हो जाए तो। कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय राइनो वायरस, राइनो वायरस, देखो तुमने राइनो देखा हुआ, राइनो की नोज पे यहाँ पे सींग होता है, ठीक है, तो वहां से अपन याद रखेंगे नाक में इन्फेक्शन करने वाला जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? राइनो वायरस, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हुआ। लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे एंड ब्लूइश इन सीवियर कॉज ऑफ निमोनिया, बिल्कुल सही बात है, ये भी जो नाखून होते हैं और जो लिप्स होते हैं वो ग्रेश टर्न हो जाते हैं निमोनिया में। निमोनिया इज कोज्ड बाय साल्मोनेला, साल्मोनेला से तो टाइफॉइड होता है, साल्मोनेला टाइफी, तो निमोनिया ये वाला अपना स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत हो गया। टाइफॉइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट, बिल्कुल टाइफॉइड के लिए जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट होता है, तो कौन सा गलत है अपना? डी गलत है, इनकरेक्ट पूछा था, ओनली डी। ठीक है, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आ गया 58 क्वेश्चन, साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर में क्या आता है अपन को सबको पता है, क्या आते हैं जी? अरे ये क्या हो गया? आता है इंटरफेरोन। ठीक है, चलिए, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में क्या आता है? फिजिकल बैरियर म्यूकस हो गया। सेलुलर बैरियर में आ गया, सेलुलर बैरियर में आ गया अपना फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस करते हैं सेल्स। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में अपने टीयर्स आ गए। तो क्या हुआ? ये ए का हुआ फोर्थ, ए का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का क्या हो गया? बी का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया फोर्थ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, स्मैक इज केमिकली, स्मैक को एक किस नाम से जाना जाता है? स्मैक को बोलते हैं हीरोइन, हीरोइन नाम सुना हुआ है? ठीक है, तो हीरोइन क्या होती है? ये होती है मॉर्फिन पर एसिटाइलेटेड, है ना, एसिटाइलेशन कर दे अगर अपन मॉर्फिन का तो क्या बन जाती है? स्मैक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये रहा, हीरोइन क्या होती है? स्मैक होती है, जो कैसे बनती है? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जिससे होती है ना, उससे होता है, बताओ किससे होता है? टी सेल्स, बी सेल्स, गामा सेल्स, अल्फा सेल्स, किससे होता है? बी सेल्स। और बी सेल्स की हेल्प कौन करता है? टी हेल्पर सेल्स, एंटीबॉडी बनाने में। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, बी लिम्फोसाइट जो होती है वो बनाती है एंटीबॉडी, सीक्रेट एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स आर, फ्लॉक्स क्या होते हैं जी? सॉलिड दैट सेटल ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, the supernatant that is formed above the primary sludge, the mass of bacteria associated with fungal filament, the bacteria which grow anaerobically and also called anaerobic sludge diesters। देखो फ्लॉक्स किन्हें कहते हैं? जब बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट के साथ कॉलोनी बना लेता है। देखो ये वाला थर्ड आंसर रहेगा इसका, द masses of bacteria associated with the fungal filament। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है? द स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, है एरोबिक ट्रीटमेंट के टाइम पे होता है जब ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 62, मैच द फॉलोइंग है ना, इसमें आपको एक तरफ क्या दे रखे हैं? प्रोडक्ट्स, एक तरफ क्या दे रखे हैं? ऑर्गेनिज्म। तो अपन को सबको पता है जैसे कि जो स्टेटिन होता है, स्टेटिन कहाँ से निकलता है जी? स्टेटिन क्या होता है? स्टेटिन, स्टेटिन, बोलो 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 बोलो, है, स्टेटिन निकलता है मोनस्कस परफोरियस। क्लोड बस्टर जो होता है, ब्लड क्लोड बस्टर, वो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि मिलता है किससे? मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्विस चीज किससे मिलती है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरवनाई से। और साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, किससे मिलता है अपन को? ट्राइकोडर्मा से। तो इसका आंसर क्या हो गया जी? ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। ठीक है, इसमें भी ए का 3 है, बी का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया फर्स्ट, ये रहा सेकंड वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, द बीटल यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड्स एंड मॉस्किटो। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है? बीटल बताना है आपको। ठीक है, तो बीटल कौन सी है? इसमें से बीटल है ट्राइकोडर्मा, ड्रैगन फ्लाइज, लेडी बर्ड और सिल्वर फिश, इसमें से बीटल जो है लेडी बर्ड है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो को करती है
है ना, मॉस्किटो के प्रेडिटर होती है ड्रैगन फ्लाइज। बट अपन से पूछा क्या है, बीटल पूछा है, तो बीटल कौन सी होगी, लेडी बर्ड। ठीक है, तो लेडी बर्ड बीटल्स आर नेचुरल प्रेडेटर ऑफ एफिड्स। और ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करती है, मॉस्किटो को। पर यहाँ पे जो पूछा है उसका आंसर देना अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, फर्मेंटेशन, एम्पलीफिकेशन और प्यूरिफिकेशन। देखो आइडेंटिफिकेशन अपन टेक्सोनोमी में भी करते हैं, और अपन आइडेंटिफाइफिकेशन ऑफ जीन भी करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में। पर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में वो नहीं आता। ठीक है, फर्मेंटेशन आपको पता ही है, सेकेरोमाइसिस सेरेवाइसिस ईस्ट करती है। और एम्पलीफिकेशन अपन करते हैं पीसीआर में। ठीक है, ये पीसीआर में, ये अलग है, ये अलग है। क्या करते हैं अपन, प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन कब करते हैं, मार्केटिंग से पहले प्यूरिफिकेशन करते हैं, और उसके फिर पैकेजिंग करके मार्केटिंग कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये देखिए फोर्थ आ गया। ठीक है, द स्टेज इन्वॉल्व्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोसिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट बिफोर मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, which of the following is not the correctly matched pair of organism and its respective cell wall degrading enzyme। देखो अपन को सेल वॉल को डिग्रेड करने वाला एंजाइम बताना है। तो अगर अपन को पता होगा कि सेल वॉल कैसे बनी है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो अपन उसमें क्या लगा देंगे पीछे, एंजाइम बनाने के लिए एज, ASE सफिक्स लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन काइटिन से बनी होती है, तो इसका क्या लग गया, ये एज, काइटिनेज, है ना, तो इसको सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार से एल्गी, यहाँ पे लिखा है मिथाइलेज। क्या एल्गी की सेल वॉल मिथाइल से बनती है क्या, है। चलो इस पर वापस आते हैं, अभी पहले आगे देख लेते हैं। प्लांट सेल, ये सेलुलोज क्यों नहीं होती, तो सेल्यूलेज, बिल्कुल ये भी सही है, ये सही है, ये सही है अपना। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की लाइसोजाइम, बिल्कुल लाइसोजाइम इसको डाइजेस्ट कर सकता है। पर एल्गी की जो सेल होती है वो सेलुलोज, सेलुलोज से बनी होती है, और कई से बनी होती है, पेक्टीन से बनी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया, अगर इसमें सेल्यूलेज होता और या पेक्टिनेज होता तो अपन ये मान लेते, पर ये जो इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, मिसमैच, नॉट मिस, ये जो नॉट करेक्ट वो है अपना ये एल्गी वाला। ठीक है, सेकंड। ठीक है, मिथाइल इज नॉट अ सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। ठीक है, एल्गल सेल वॉल is typically degraded by the enzyme cellulase and pectinase. Right, next question. Question number 66, arrange the following steps involved in the transformation of bacteria in a sequence from initiation to end। ठीक है, इंक्यूबेशन कराना है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट कराना है डाइवेलेंट के टाइम से, हीट शॉक देना है, एंटीबायोटिक कंटेनिंग अगार प्लेट पे रखना है, या फिर सबसे पहले आइस पर। देखो जब भी अपन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, तो अपन इसको करते हैं डाइवेलेंट के टाइम से सबसे पहले ट्रीट। तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आइस है, यहाँ पे भी आइस है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगेन लिखा हुआ है ना, तो अगेन तभी होगा जब पहले होगा, तो सबसे पहले इसको आइस पे रखेंगे, तो ये फर्स्ट स्टेप ही होगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट ही होगी, सेकंड ही होगी। उसके बाद जैसे ठंडे पे रखा, मतलब आइस पे रखा, उसके बाद हीट शॉक देते हैं इसको, वापस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो तीसरे नंबर की स्टेप ही होगी हीट शॉक वाली। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको अब जब ठंडा हो गया तो वापस आइस पे रखेंगे, चौथी स्टेप ही होगी। और उसके बाद फिर ये एंटीबायोटिक कंटेनिंग अगार प्लेट पे इसको वापस अपन रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, BACED, BACED, ये रहा सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ध्यान रखना इनकरेक्ट। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली एलाइजा। ठीक है, एलाइजा, एलाइजा से सेपरेट करते हैं क्या अपन फ्रेगमेंट्स को, नहीं जी, एलाइजा से नहीं करते, किससे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रो से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। ठीक है, अगला देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट बैक्टीरियम, ये तो सही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। क्या डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, क्या अपन उसमें जो डीएनए है उसको आइसोलेट नहीं करते हैं क्या, है नॉट इन्वॉल्व है क्या, देखो ये भी गलत है, क्योंकि आइसोलेशन ऑफ डीएनए तो होती है। अगला देखो, डीएनए लाइगेजेस आर यूज टू स्टिच डीएनए फ्रेगमेंट टू वेक्टर, ये बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा गलत हो गया अपना, तो एक तो ए गलत हो गया, एक कौन सा हो गया, सी गलत हो गया, ए और सी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला आंसर राइट। चलिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो जो होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं, ना कि एलाइजा से। राइट, अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 68, देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और इसमें से कुछ ट्रिकी वन है। ठीक है, तो अपन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो कौन से ट्रू स्टेटमेंट से अपन को ये बताना है, ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। देखो
मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोजी, रोजी जो है ट्रांसजेनिक काऊ है जो कि ह्यूमन लाइक मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अल्फा लैक्टोल ब्यूमिन होता है इसके अंदर। न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल ह्यूमन मिल्क। मुझे एक बात बताओ, क्या जो ह्यूमन मिल्क है उससे ज्यादा न्यूट्रिटिव कोई रोजी काव बना रही है कि जो दूसरी स्पीशीज की है? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। ये माना मैंने कि जो रोजी ट्रांसजेनिक काव है ये नॉर्मल काव से ज्यादा हेल्दी मिल्क प्रोवाइड कर रही है ना। पर ह्यूमंस के मिल्क से अच्छा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। अगला देखो, बायोपायरेसी रेफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम एमएनसी। देखो, ये बात तो सही है कि जो बायोपायरेसी होती है वो बिना ऑथराइजेशन के अपन यूज कोई यूज कर ले तो उसको बायोपायरेसी कहते हैं। बायो रिसोर्सेज को अगर कोई यूज कर ले बिना परमिशन के या बिना ऑथराइजेशन के तो उसे वो करते हैं। पर क्या उससे उसके लिए अपन को एमएनसी से परमिशन परमिशन लेनी पड़ती है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? नहीं लेनी पड़ेगी। किसी कंट्री से लेनी पड़ेगी, किसी पीपल से लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया जी? गलत हो गया। GEAC is deceive body for safety and validity of a GMO and GM research respectively। बिल्कुल सही बात है। ये अप्रेजल कमेटी होती है, ये वैलिडेट करती है कि कोई जीएमओ या कोई भी रिसर्च जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे हो रही है वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो अप्रूवल यही देती है। उसके बाद तो ये वाला स्टेटमेंट अपना सही हो गया। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स अपन को जो डिजीज है उसकी स्टडी करने में भी हेल्प करते हैं। तो कौन सा सही हो गया? सी और डी, सी और डी सेकंड सही हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर फॉलोइंग आ चुका है जी। यहाँ पे अपन को ट्रांसजीन दे रखे हैं और यहाँ पे यूज फॉर प्रोडक्ट किसके लिए यूज करते हैं? देखो, अल्फा एंटीट्रेप्सिन यूज करते हैं एम्फाइसीमा के लिए, ठीक है। क्राई 1 एसी एसी क्राई 1 एसी होता है कॉटन बोलवर्म के लिए। एंटीसेंस आरएनए, मतलब जो आरएनए साइलेंसिंग करते हैं ना अपन, आरएनए इंटरफेरेंस, वो मिलेटोगाइनी इनकॉग्निशा के खिलाफ अपन करते हैं इसको मारने के लिए। एक निमेटोड होता है जो टबेको प्लांट की रूट में इन्फेक्शन कर देता है ना। और फिर क्राई 1 AB इज कॉर्न बोरर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया जी? 3 4 1 2, 3 4 1 फर्स्ट, ठीक है। देखो ये इसका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, एक्सपांड जीईएसी। अभी बताया, अभी जीईएसी आई जो अप्रूव करती है चीजों को, तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे तुम वो कर सकते हो, थोड़ा सा परेशान हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल एडवाइजरी कमेटी, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है। जीन एस्टेब्लिशमेंट अप्रूवल कमेटी, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इन दो में तुम कंफ्यूज हो सकते हो। देखो इधर, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अभी देखो, अभी मैंने तुम्हें बोला कि अप्रूवल अप्रूव करती है कोई सी भी रिसर्च या फिर जीएमओ, पर एनसीईआरटी में पहले तो अप्रूवल लिखा था, पर अब उसको क्या कर दिया? अप्रेजल कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? अप्रेजल कमेटी, राइट। चलिए, ये स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में जीएमओ को देखती है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, when an insect feeds on BT plant the insect died due to the conversion of inactive protein to active protein। देखो क्या होता है, जो बैसिलस thuringiensis होता है, ठीक है, उससे अपन एक जीन लेते हैं, जीन का नाम होता है क्राइजीन, क्राइजीन, ठीक है। क्राइजीन से बनता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होता है ये स्पेसिफिकली जब इसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा, बेसिक पीएच मिलेगा, तभी एक्टिव होता है। तो अपनी गट के अंदर तो एसिडिक पीएच होता है, मतलब अपने स्टमक में एसिड होता है ना। तो एसिडिक पीएच पे ही एक्टिव नहीं होता, पर किस पे एक्टिव हो जाएगा? बेसिक पीएच पे। तो ये अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, और हाँ गट में ही, ठीक है। तो अल्कलाइन पीएच ऑफ गट से ही एक्टिव हो जाएगा और इंसेक्ट की वॉल के अंदर, मतलब जो गट वॉल है उसके अंदर परफोरेशन कर देगा जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, राइट। इसका आंसर है, ये प्रोडक्शन की फॉर्म में होता है और ये कब एक्टिवेट होता है? जब इसको एल्कलाइन पीएच मिल जाता है ना, जो कि कहाँ होता है? इंसेक्ट की मिडगट में होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर से अपना मैच दो फॉलोइंग आ चुका है। एक तरफ आपको इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप दे रखी है और दूसरा अपने फीचर दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म ढूंढ लेते हैं अपन। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जब बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, ठीक है। तो इसका तो ये हो गया, बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, ठीक है। कॉमनसलिज्म में क्या होता है? एक तो अनएफेक्टेड रहती है और एक बेनिफिटेड रहती है, ठीक है, ठीक है। तो वन स्पीशीज बेनिफिटेड, अदर रिमेन अनअफेक्टेड। तो कॉमनसलिज्म का ये वाला हो गया, ये तो इसका हो गया, ठीक है। एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज तो क्या होती है? हार्म्ड होती है और एक अनअफेक्टेड रहती है। तो एमेंसलिज्म का ये हो गया।
और पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में एक बेनिफिटेड होता है और दूसरे को उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ती है, ठीक है, एक को फायदा एक को नुकसान, वन स्पीशी बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का फोर्थ ही आ गया, बी का थर्ड, बी का थर्ड, सी का टू और डी का वन, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया सेकंड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनके साइन है, कॉमर्शियलिज्म में एक को फायदा और एक को बिल्कुल भी ना फायदा ना नुकसान, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा, एमएनसिलिज्म में एक को नुकसान दूसरे को कोई फायदा नहीं, और पैसिडिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, इन अ कंट्री at any time the population has the same number of young ones and mature ones, what type of growth does it reflect। देखो इसमें क्या होता है, इसमें बोला हुआ है कि जो यंग वंस हैं वो और जो मैच्योर है वो उनकी पॉपुलेशन बराबर है ना, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसको बेल शेप कहते हैं। देखो इसमें क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले ये हो गए, प्री वाले ये हो गए, रिप्रोडक्टिव वाले ये हो गए और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ये हो गए, है ना। तो ये बेल शेप बनता है, बेल शेप बनता है, तो ये कैसे हो जाती है, देखो अब ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले और रिप्रोडक्टिव वाले बराबर हैं, तो जो पॉपुलेशन रहेगी वो स्टेबल रहेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, राइट। अ बेल शेप एज पिरामिड where pre-reproductive and reproductive age groups are equal in stability, तो स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबल रहेगी पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 74, two closely related species can coexist indefinitely and violate the Gauss competitive exclusion principle by। देखो सबसे पहले तो अपन गॉस प्रिंसिपल देखते हैं, गॉस प्रिंसिपल क्या होता है, गॉस प्रिंसिपल कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं अगर वो कोएग्जिस्ट कर रही हैं, साथ में रह रही हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो जो सुपीरियर स्पीशीज होगी वो इंफीरियर को एक्सटेंड करा दी, मतलब सुपीरियर तो सर्वाइव कर जाएगी और जो इंफीरियर है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है इनमें जो गोस का लॉ है कि एक एक्सटेंड हो जाएगी और एक सर्वाइव कर जाएगी, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, मतलब इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो एलिमिनेटिंग द इन्फीरियर स्पीशीज बिल्कुल नहीं, क्यों, अपन को तो गोस को गलत साबित करना है, ठीक है। रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब क्या करते हैं अपन, रिसोर्स बांट लेते हैं। देखो मेरे पास क्या है कि दो आलू के पराठे हैं, ठीक है, अब तुम्हें भी खाना है मुझे भी खाना है, तो अपन एक तो ऐसा कर सकते हैं कि यार लड़ें, है ना, लड़े तो एक तो पिटेगा और एक जीत जाएगा, ठीक है। या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग कर सकते हैं कि एक पराठा तू खा ले एक पराठा मैं खा लूंगा, इसे क्या करते हैं, यही होता है इसका आंसर, इसका आंसर यही रिसोर्स पार्टीशनिंग, अगर अपन रिसोर्सेज को डिवाइड कर लेंगे तो अपन को एग्जिस्ट कर पाएंगे, राइट, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। चलिए, बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम एंड पैटर्न ऑफ द फीडिंग स्पीशीज अवॉइड डायरेक्ट कंपटीशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है रहेगा ये अपना, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रोब्स हेल्प इन द रिलीज ऑफ। देखो मिनरलाइजेशन की बात होगी तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, तो जो ऑर्गेनिक वाले हैं उनको अपन पहले कट कर देते हैं, ये देखो ऑर्गेनिक, इसमें भी ऑर्गेनिक आ गया, इसमें भी ऑर्गेनिक आ गया, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में देखो, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्राइटस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। देखो ह्यूमस अगर फॉर्म हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन, ना कि मिनरलाइजेशन, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का निकलना ही क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है गाइस। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन रहे। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कमेंट में आप कितने आपके आंसर सही हुए हैं वो बताएंगे, और वी विल मीट रियली सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, लक्ष्य गौतम साइनिंग ऑफ, सब्सक्राइब टू लेजिट लर्निंग।